गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन ने बेटा लास्ट क्लास में एक टॉपिक डिस्कशन किया था और अपन यहां पे थे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये तो कुछ ज्यादा काम का नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। हम सब जानते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना और ऑडिट प्लान बनाना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इसमें तो कोई नई बात नहीं। नई बात इसमें है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या पॉइंट है? सी, ऑडिटर में डिस्कस एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्टिवनेस। इसका मतलब क्या है? देखिए, ऑडिट प्लान दो इस वाली लाइन से इसका रेलेवेंस क्या है ये जरूर समझना है हमें, कि ये लाइन दोनों अलग अलग है तो इन दोनों का आपस में लिंक क्या है और दोनों को एक साथ क्यों दिया। ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान का मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑडिट कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमें डिसाइड करना है। तो इसका दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन क्लाइंट के साथ में तो होना नहीं चाहिए, मैनेजमेंट के साथ तो नहीं है। राइट, यही हमने ऊपर पढ़ा भी, दैट ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटेजी बनाना मैनेजमेंट का काम है, सॉरी ऑडिटर का काम है, मैनेजमेंट का नहीं। अब ऐसे में एक इशू आता है कि क्या अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान हम लोगों को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट, ये एक पॉइंट आता है कि डिस्कशन करें या ना करें, और करें तो क्या, कैसे। पहली बात तो ये आता है कि डिस्कशन करना ही क्यों है। देखिए, आप किसी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो, उस एंटिटी के बारे में हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि हमारी ऑडिट के जो प्रोसेस है उनमें पहला प्रोसेस है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, दूसरा होता है जो है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें कंप्लायंस और सब्सटेंटिव ऐसा बोलकर दो होते हैं। अब ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, बेसिकली इसमें होता क्या है, वैसे तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। होता बेसिकली इसमें क्या है, हमको ऑडिट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जाकर ढूंढना है फ्रॉड एंड एरर कहां कहां पर है। ठीक है, और हम 100% चेकिंग कर नहीं सकते, ये कंफर्म है, क्योंकि हमारी अपनी एक लिमिटेशन है टाइम की। तो टाइम के लिमिटेशन की वजह से 100% एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, ये तय है। तो अब हम करें तो आखिर करें क्या? 100% एग्जामिनेशन होगा नहीं, और हमें फ्रॉड्स एंड एरर भी ढूंढने, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर है उन एरिया को हम लोग देखें। यानी जिन एरियाज में पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर सबसे ज्यादा हो, उन एरिया को पकड़ लेते हैं, उन एरिया को डीप में एग्जामिन करते हैं। अब सवाल ये कि हमें पता कैसे चलता है कि कौन कौन से एरिया में पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर है, ये पता कैसे चलेगा? ये मालूम करना भी अपने आप में एक टास्क है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंटिटी का नॉलेज लेते हैं, हम लोग एंटिटी के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। एंटिटी के बारे में जितना भी आप जान सकते हो, जो भी एक्स वाई जेड, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और ये काम हम ऑडिट के बिल्कुल बिगनिंग में ही कर लेते हैं। बिगनिंग इन द सेंस, जब हमारी ऑडिट स्टार्ट हो रही है उसी समय हम लोग ये काम कर लेते हैं। बिगनिंग में जाते ही पहला काम करते हैं कि जितना हो सके, अब उसके लिए चाहे इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड्स को एग्जामिन नहीं करना है, बाकी सारे काम करो, इंक्वायरी करो, ऑब्जर्वेशन करो, इंस्पेक्शन जो करना है करो, एनडीटी के बारे में जानकारी लो, एंड देन उसके बाद में हम लोग असेस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कहां कहां फ्रॉड एंड एरर हो सकते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान हम लोगों को एंटिटी के बारे में पता चलता है। बट सोचिए आप, ये जो प्रोसेस है ये हमें 2 या 3 दिन में करना होता है। किसी भी एंटिटी के बारे में 2 दिन में, 3 दिन में आप कितना ही जान लोगे? ये तो एक लिमिटेशन तो है ही ना। मैक्स टू मैक्स हम कितना किसी एंटिटी के बारे में जान पाएंगे 2 दिन 3 दिन में? उतना तो आप बिल्कुल नहीं जान सकते जितना कि एंटिटी के ओनर्स या मैनेजमेंट को पता होगा, ये तो कंफर्म है। अब हम जब ऑडिट करते हैं तो हम लोगों ने वो 2 3 दिन में जो भी अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के बारे में ली, और जितनी भी ली, उसके बेसिस पर हमने एक अंदाजा लगाया कि इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां कहां पे फ्रॉड एंड एरर होता होगा या कहां कहां फ्रॉड एंड एरर हो सकता है। ऐसा हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ऐसा करा। अब उस अंडरस्टैंडिंग के बारे में या उस एंटिटी के बारे में जितना आप मालूम कर सकते थे उन 2 दिनों में, 3 दिनों में, उतना मालूम करा, बट विच इज हार्डली 2 5 10 20% ऑफ होल एंटिटी। इससे ज्यादा आप नहीं जान सकते, कंफर्म है। नहीं जान सकते, आप कैसे जानोगे यार? और हम लोग ढूंढना चाहते हैं सारे फ्रॉड एंड एरर, और हम 100% एग्जामिनेशन भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे में मैनेजमेंट के साथ में आप अपना, सॉरी, मैनेजमेंट के साथ में आप अपना प्लान डिस्कस कर लीजिए। बता दो उनको, कोई कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेटेजी एंड प्लान। होगा ये कि मैनेजमेंट आपको कुछ एक दो एरिया ऐसे सजेस्ट करेगा। देखो, लोग अच्छे भी होते हैं, मैनेजमेंट या जो ओनर्स हैं वो, उनमें से कुछ लोग अच्छे भी होंगे, वो चाहते हैं कि आप सारे फ्रॉड एंड एरर ढूंढो, वो तो चाहते हैं। तो वो लोग हो सकता है आपको ऐसे एरियाज बताएं जो एरियाज अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है,
वो आपको ऐसे एरियाज बताएं जिन एरियाज में पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर बहुत ज्यादा है, ये पॉसिबल है। ऐसा अगर हो गया ना बेटा तो बड़ा मजा आ जाएगा, क्योंकि आप वो फ्रॉड एंड एरर पकड़ पाएंगे जो फ्रॉड एंड एरर अभी तक आपके प्लान में थे ही नहीं कि भी उस एरिया को भी हम देखें, तो वो ऐसे एरिया सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट से आपको डिस्कस करना ही चाहिए। तो ये ऑडिटर की अपनी चॉइस है, हम यहां पर फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, मे डिस्कस एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट। अब आती है दूसरी बात, क्योंकि आपने मैनेजमेंट से डिस्कस करा, हो सकता है मैनेजमेंट आपको कुछ सजेशंस या रिकमेंडेशंस मैनेजमेंट आपको दे, ये पॉसिबल है कि कुछ सजेशन मैनेजमेंट ने आपको दिए, उन सजेशंस को आपको मानना है या नहीं मानना, ये आपकी चॉइस है। कैसे इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है मैनेजमेंट के सजेशंस को मानने से ऑडिट की इफेक्टिवनेस में कॉम्प्रोमाइज होगा, यानी हम उतने अच्छे से ऑडिट नहीं कर पाएंगे, हम उतने अच्छे से अपना आउटपुट नहीं दे पाएंगे, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मैनेजमेंट की बात को माने, ये आपके ऊपर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना कि कल को आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करा और डिस्कस करके ऑडिट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करा और मैनेजमेंट ने अपने प्लान को चेंज कर लिया, मैनेजमेंट ने जहां जहां पे आपने उनको बताया फ्रॉड एंड एरर हो सकते हैं, उन्होंने एरिया को मैनेजमेंट ने सही कर लिया आपके आने से पहले या आपके चेक करने से पहले। और अब चूंकि उसमें फ्रॉड एंड एरर नहीं तो मिल ही नहीं रहा, अब हमने तो प्लान बनाया था कि ये 15 एरिया को हम लोग सैंपल में लेंगे, इनको चेक करेंगे, फ्रॉड एंड एरर मिलेगा, हमने असेस भी किया था, लेकिन जब चेक करें तब नहीं मिल रहा, क्योंकि उल्टा हो गया। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि भाई मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपको ऐसा लगता हो कि मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने से हमारी ऑडिट की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी, इट्स बेटर कि आप डिस्कस ना करें, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपका चॉइस। और ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 ध्यान से आपको इसे पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, केस स्टडी का पॉइंट है बेसिकली ये। राइट, अब आते हैं चेंजेस इन प्लानिंग टू डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। देखो आपने, जैसा भी हमने आपको 2 मिनट पहले बताया कि हम लोग अपनी ऑडिट करते कैसे, पहले हम मैनेजमेंट से एंटिटी के बारे में जानकारी लेते हैं, जो भी आपको करना है, रिस्क असेस, जो भी लाइक इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, जैसे भी XYZ तरीका आपके पास में है, उसे लगाकर आप एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एंटिटी के बारे में जानकारी लेते हैं। मैक्सिमम जानकारी हम मैनेजमेंट से एंटिटी के बारे में कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पर हम अपना ऑडिट का प्लान बनाते हैं, यही हमारा तरीका होता है। ठीक है, अब आपने मैनेजमेंट से जानकारी ली, या आपने खुद ने ऑब्जर्व करा, या आपने इंस्पेक्शन करा, वॉट एवर यू डिड, उसके बेसिस पर आपने अंदाजा लगाया होगा कहां कहां फ्रॉड एंड एरर हो सकते हैं, उन एरिया को आपने सैंपल में लिया होगा और उन एरिया को आप एग्जामिन कर रहे हो, यही एक तरीका है। अगर बाय चांस आप ऑडिट करने बैठे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो जो आपने सोचा था, जैसा जैसा आपको लग रहा था एग्जैक्टली वैसा मिले, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम, इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे में ऑडिटर जो है, ऐसे केस में ऑडिटर को ये हो सकता है कि ऑडिट के दौरान कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाए, कुछ ऐसे इवेंट हो जाए अनएक्सपेक्टेड, जिससे, या ऑडिट के दौरान आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए जो पहले नहीं पता थी, या जो इंफॉर्मेशन पहले भी पता था, लेकिन पहले मतलब जिस समय आप एंटिटी की जानकारी ले रहे थे, लेकिन जब आपने उसके बारे में अब जाना तो इट इज फाउंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ओरिजिनली ऑब्टेन्ड। यानी जो इंफॉर्मेशन आपके पास मैनेजमेंट से ओरिजिनली आपको मिला था एंटिटी के बारे में, आज जब चेक करने बैठे, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैनेजमेंट ने कहा था कि हम लोग अपने यहां पर सारे इंप्लॉइज का अटेंडेंस पंच करवाते हैं बायोमेट्रिकल। ठीक है, अब जब हम लोग, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग सोचा, मैंने कहा बायोमेट्रिकल है तो फ्रॉड एंड एरर होगा ही नहीं, या ना के बराबर होगा, तो मैंने छोटा सैंपल लिया, एचआर के रिकॉर्ड्स को चेक करने का छोटा सैंपल लिया। लेकिन जब हम लोग एचआर के रिकॉर्ड्स को चेक करने बैठे, सो वी फाउंड कि एचआर के रिकॉर्ड्स में देयर आर लाइक बहुत सारी कमियां हैं। एचआर के रिकॉर्ड्स में कई जगह ऐसे पॉइंट है जहां पे बहुत सारे इंप्लॉइज की अटेंडेंस मैन्युअली रिकॉर्ड हो रही है, राइट, पंच नहीं हो रहा। अब मुझे दिमाग खराब हुआ मेरा कि यार मेरे को जो इन्फॉर्मेशन शुरू में आपने दिया, ये इन्फॉर्मेशन उससे बिल्कुल डिफर करती है। अच्छा, कई बार चेंजेस हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे जाने का प्लान बनाया था कि 5 ब्रांचेस है, इसमें से 3 जो ब्रांचेस है इनका हम लोग वहां जाके एग्जामिनेशन करेंगे, वहां जाके हम लोग इसको देखेंगे, ऐसा हम लोगों ने प्लान बनाया था, राइट। अभी उस पर्टिकुलर ब्रांच पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, लाइक बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, या वो कुछ ऐसे ना हिली एरिया में है,
तो लैंड स्लाइडिंग्स वगैरह एंड ऑल इस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अभी हम क्या करें, ऐसे केस में हम लोगों को अपने प्लान में चेंज करना पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस। तो ध्यान से सुनो, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं पहले। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, कोई चेंज इन कंडीशन, और या फिर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, या तो कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ या कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंज, या ऑडिट करने के दौरान आपको जो ऑडिट एविडेंसेस मिले, उन एविडेंस को देख के, जैसे बताया ना मैंने, आपने जब एचआर के रिकॉर्ड्स चेक करे तो हमें जो एविडेंस मिल रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अटेंडेंस मैनुअली रिकॉर्ड हो रही है, बायोमेट्रिकली रिकॉर्ड हो ही नहीं रही कुछ इंप्लॉइज की। तो अब ये एविडेंस आपको मिला, इनकी वजह से ऑडिटर को हो सकता है कि अपनी स्ट्रेटेजी या प्लान को मॉडिफाई करना पड़े। देखो, ऑडिटर मे नीड टू मॉडिफाई द स्ट्रेटेजी और प्लान, बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ रिविजन ऑफ रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है, ये हो सकता है। अब ऊपर पढ़ो, अब मैं आपको क्या बोलूंगा, ऑडिटर शेल अपडेट, शेल बेटा शेल वर्ड लगाती, अब ऑप्शन नहीं रहा आपके पास। अगर ऐसा हो जाए कि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो, कोई नया एविडेंस आपको मिले, और उसकी वजह से आपको लगता है कि जो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट हमने असेस करा है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है, तो आपको इमीडिएटली उस रिवाइज्ड रिस्क की वजह से पहले तो रिवाइज और टू रिविजन इन रिस्क असेस्ड, और इसकी वजह से शेल, शेल बोल रहा हूं बेटा, शेल चेंज इन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान में आपको चेंज करना ही चाहिए। देखो, द ऑडिटर शेल अपडेट एंड चेंज स्ट्रेटेजी एंड प्लान if during the course of audit, as a result of unexpected event, change in circumstances, conditions, or evidence obtained as a result of audit process, auditor may need to modify the strategy and plan due to revised assessed risk। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर आपकी जानकारी में कोई नई इंफॉर्मेशन आए, कोई इवेंट में चेंज हो जाए, कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो जाए, या ऑडिट करने के दौरान आपको ऐसे कोई एविडेंसेस मिले जो एविडेंसेस डिफर करते हैं, या उन एविडेंसेस से आपको एंटिटी के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस केस में आप रिस्क को रिवाइज कर सकते हैं, रिस्क का रिवीजन कर सकते हैं। और रिस्क का रिवीजन होगा तो ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान में आपको चेंज करना है। खास तौर पे अगर आपको कोई, मैं यहां पर एक और पॉइंट ऐड करता हूं, चेंज इन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, और एक पॉइंट मैं ऐड करता हूं, और ही ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन दैट डिफर, sorry, that differ significantly from information obtained or available earlier, ठीक है ना, अवेलेबल अर्लियर मतलब एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑडिट, राइट, ये एक पॉइंट मैंने ऐड कर दी। तो जिस समय आपको, जब आप प्लानिंग कर रहे थे उस समय जो इंफॉर्मेशन थी और अब जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो दोनों अगर सिग्निफिकेंटली डिफर करती है, तो उस केस में, तो इन चारों में से किसी भी केस की होने पर आपको अपना रिस्क असेसमेंट चेंज करना पड़ सकता है। और अगर आपने रिस्क असेसमेंट चेंज करा तो आपको अपना ऑडिट प्लान, प्रोग्राम, प्लान और स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्राम तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या, देखो ये रहा, ठीक है, तो मैंने यहीं पर लिख दिया, आप ये स्पेस जो बचा हुआ है बीच में, यहां पर इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सा है, ये ऑडिटर को ध्यान में रखना है, एक पॉइंट। अच्छा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस की बात करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बिल्कुल है, बट बहुत केस स्टडी फॉर्म में आएगा, बट सिंपल केस स्टडी आएगी, बट सिंपल एंड डायरेक्ट,
इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट हाँ, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको पढ़ के जाना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट है, आजकल इंस्टीट्यूट को इन पर बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और ये अच्छे भी हैं। जैसे छोटा सा टॉपिक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन, क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि इस टॉपिक के मल्टीपल पॉइंट्स नहीं, तो क्वेश्चन बनाना आसान, बच्चों के लिए क्वेश्चन अटेंड करना आसान। ये अच्छी बात है, मतलब हम हमेशा इंस्टीट्यूट के बुराई नहीं करते, उसकी अच्छी बातें भी बताते हैं। तो कुछ जगह इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा भी कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट इस तरह के टॉपिक्स पे क्वेश्चन बना रहा है। एक तो पूरे एक सिंगल टॉपिक पे क्वेश्चन बन जाता है, बच्चे के लिए क्वेश्चन को ग्रैब करना आसान होता है, समझना आसान होता है, बच्चा उस क्वेश्चन को इजीली उसका आंसर कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए, अब आता है प्लानिंग सुपरविजन। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये टॉपिक ध्यान से पढ़ के जाना बेटा। क्वेश्चन आता है, रेगुलरली आ रहा है, हर तीसरे चौथे अटेम्प्ट में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आपके अटेम्प्ट में भी आ सकता है। मैं आपको कितना भी समझा दूं, अभी कितना भी पढ़ा दूं, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने बैठोगे ना, आपसे गलती होगी होगी। गलती भी नहीं बता, एक्चुअली होगा ये कि आपको रिकॉल ही नहीं होगा। ये टॉपिक ऐसा है, ये टॉपिक वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो मैं क्या बोलता हूं इसको, मस्ट रिवाइज जस्ट बिफोर गोइंग इनटू एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में अंदर जाने से पहले ये देख के जाना है, क्योंकि टॉपिक बहुत इजी है, कोई कोई इसमें माथापच्ची नहीं, आप सोचेंगे बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, मतलब सिंपलेस्ट पॉइंट है, सिंपलेस्ट, कोई इसमें तामझाम नहीं। लेकिन आपको रिकॉल ही नहीं होगा, यानी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप एकदम से क्लिक नहीं कर पाओगे कि किस टॉपिक पे पूछ रहा है। और हो सकता है एक आध दो बार तो ऐसा भी हो कि ये पूछ कुछ और रहा है, बताना आप कुछ और है। पहले मैं आपको साइड में समझाता हूं। हमको ऑडिट करते समय, जैसा हमने पीछे पढ़ा था, कि ऑडिट में एंगेजमेंट टीम काम करती, ठीक है। और इस एंगेजमेंट टीम की अगर हम बात करें, तो इसमें एक होता है एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, और एक इसमें होता है अदर टीम मेंबर। और जैसा हम जानते हैं कि जो अदर टीम मेंबर्स है, ये मोटा मोटी कौन होंगे, जैसे आर्टिकल वगैरह है। एंगेजमेंट पार्टनर मस्ट, अब मैं तीन बातें बोल रहा हूं, आपको पहले से पता है। सुपरवाइज, गिव डायरेक्शन, ठीक है, टू टीम मेंबर्स, एंड थर्ड, रिव्यू वर्क ऑफ टीम मेंबर्स। ये काम हमें करना ही है। अच्छा, नई बात नहीं है, पहले भी पढ़कर आए थे आप, कि हमें अपने टीम मेंबर के काम का सुपरविजन करना है, हमें अपने टीम के लोगों को डायरेक्शन देना है, हमें अपनी टीम के लोगों के काम को रिव्यू करना है। इसमें कोई नई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा हमको करना ही है। अब आप, हम आपसे क्या चाहते हैं, हमने इनको क्या काम करना है उसकी तो प्लानिंग कर ली, इस टीम को क्या काम करना है, टीम से क्या काम कराना है, इसकी तो आपने प्लानिंग कर ली। ये तो बहुत अच्छा करा आपने, है ना। टीम को क्या, कैसे काम करना है, इसका एंटी, ठीक है, डिसाइड कर लिया, बहुत अच्छा करा। ऑडिट स्ट्रेटेजी बना लिया, ऑडिट प्लान बना लिया, इसका भी तो प्लान करो। इट शुड ऑल्सो बी प्लान। इट शुड ऑल्सो बी प्लान, इसका भी प्लानिंग होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ, ये जो टॉपिक है ना, यही वाला देखो, प्लानिंग, अब मैं बीच में टेक लूंगा, ऑफ सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, कैसे है, राइट। ये टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा था कि इस टॉपिक की हेडिंग से, इस टॉपिक से कई बार बच्चे अलग डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, टॉपिक कुछ और है, बच्चे कहीं और जा रहे हैं। सो सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, आपको अपने टीम मेंबर्स के, जो टीम है उसके काम का सुपरविजन करना है, उसके काम, तो एंगेजमेंट टीम के काम का सुपरविजन एंड रिव्यू होना जरूरी है। सी, ऑडिटर शेल
प्लान द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। एंगेजमेंट टीम को, ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को, ठीक है, ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। 1 2 3, हमें कब अपनी टीम को डायरेक्शन देना है, कब उनके काम का सुपरविजन करना है, कैसे सुपरविजन करना है, उनके काम का रिव्यू कैसे करना है, इसका भी आप प्लान करके रखो। भाई बस हमें गलती नहीं कर देना बेटा, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूं, हमें अपने टीम के काम का सुपरविजन करना है, उन्हें डायरेक्शन देना है और उनके काम का कंटिन्यूसली रिव्यू करना है। तो उनके काम को, उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए, काम को सुपरवाइज करने का, तो कितना डायरेक्शन देना है, कब देना है, सुपरविजन कैसे करना है, हर चीज का आपको पहले से प्लान बना के रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये प्लान बनाते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे, देखो, these vary depending on the many factors including size and complexity of entity, areas of audit, assessed risk of material misstatement, capabilities and competence of individual team members, right? Size and complexity of entity, area of audit, ठीक है, assessed risk of material misstatement and capability and competence of team members। आपके टीम के जो मेंबर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी, इन सबको ध्यान में। फॉर एग्जांपल समझाता हूं, यदि आपकी टीम में जूनियर आर्टिकल ज्यादा है तो उनके अंदर अभी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस उस लेवल की नहीं होगी, नेचुरल सी बात है यार, उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसे केस में आपको ज्यादा सुपरविजन करना पड़ेगा, उनके काम का बार बार रिव्यू करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो हम लोगों को जो है उस केस में थोड़ा ज्यादा सुपरविजन करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कल, है ना, आपको याद हो तो, जब कंपनी से 2013 आया तो 1/4/2014 से लगा था, उन 2 सालों में एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भयंकर रिस्क था, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनी से किसी के समझ में ही नहीं आ रहा था, लोगों को समझने में टाइम लग रहा था, तो उनसे एरर्स हो रहे थे, फ्रॉड तो नहीं बोलूंगा, एरर्स हो रहे थे, बट हम तो मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो एरर्स थे। और हम जानते थे कि 2 साल 14 15 15 16 इन 2 सालों में पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट भयंकर होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट, पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट बहुत 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 ज्यादा होगी, ये हम लोग पहले से अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन सालों में हमने ज्यादातर काम खुद करा या टीम से करवाया, तो हमारी बिल्कुल टीम के काम के ऊपर इससे ना नजर रहती थी, हर एक स्टेप पे हम नजर रखते थे कि कोई गलती ना हो जाए, हर एक स्टेप पर हम नजर रखते थे, हर छोटी छोटी बात पर हम नजर रखते थे कि यार कोई गलती ना हो जाए, ये हमारा पहला टारगेट रहा करता था। सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो ऑडिटर को जब कभी भी हम ये प्लान करें कि हमें अपने टीम के काम को कितना सुपरवाइज करना है, कितना रिव्यू करना है, कितना उनको डायरेक्शन देना है, इसमें कई बातें ध्यान में रखते हैं, आर्टिकल्स की या हमारे स्टाफ की स्किल एंड कॉम्पिटेंस क्या है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कितना है, नेचर एंड साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, बड़ी एंटिटी है, कॉम्प्लेक्स उसके ट्रांजेक्शन है, तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। सो लास्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। वेल दिस इज अ वेरी जनरल पॉइंट, मैं बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं कराता हूं बच्चों को, क्योंकि अगर आप चैप्टर नंबर 11 हम बात करें जिसके अंदर हम लोगों ने एथिक्स पढ़ा था, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ ऑडिट, उनमें बेटा एक प्रिंसिपल होता है डॉक्यूमेंटेशन। आई होप यू रिमेंबर, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, राइट। डॉक्यूमेंटेशन एक प्रिंसिपल है जिसे फॉलो करना होता है सारे शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना, सॉरी सारे ऑडिटर्स को। अब डॉक्यूमेंटेशन का रूल बड़ा सिंपल है, ऑल तो इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एसए 230, राइट। एसए 230 क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का है, और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अब एसए 230 क्या कहता है, एसए 230 कहता है हाउ टू मेक डॉक्यूमेंटेशन। उसके अकॉर्डिंग वेस्टर्स में बहुत सारी बातें हैं, बट अगर उसको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो वो ये कहता है कि जो भी काम हमने ऑडिट में करा, जो भी काम हम ऑडिट में कर रहे हैं, या जो भी काम हमको ऑडिट में करना है, उस काम का डॉक्यूमेंटेशन। दो दे हैव सर्टेन रूल्स, डॉक्यूमेंटेशन करने के तरीके को लेकर कुछ रूल्स हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रूल यही है कि ऑडिटर जो भी काम करेगा
उस काम का ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। ठीक है, ये ऑडिटर को ध्यान में रखना होता है। उसके हिसाब से चले, जो भी काम कर रहे हैं, मतलब जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो भी उसके हिसाब से चले अगर हम लोग। सो डॉक्यूमेंटेशन में देखो, ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, द ऑडिट प्लान, the changes or significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or audit plan and the reasons for such changes। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में राइट क्या चेंज हुआ और ऑडिट प्लान में क्या चेंज हुआ, ये ऑडिटर को आपको बताना ही है, ये डॉक्यूमेंट करना है। राइट, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बेटा देखो, एक छोटी सी बात समझो आप, हम लोग ऑडिट में जो भी करते हैं, जो भी हम ऑडिट में करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए डाला जाता है क्योंकि कल को अगर हमारे पर किसी ने एलिगेशन लगाया, कल को किसी ने हमारे पर यही एलिगेशन लगा दिया आपने स्ट्रेटेजी नहीं, प्लान नहीं बनाया। अच्छा ये बात आपको शुरू में समझाया था, ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं ऐसे 300 में आता है, ऑडिट प्लानिंग जो है वो ऑडिट ऐसे 300 के अंदर कवर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर को स्ट्रेटेजी प्लान डॉक्यूमेंट ये सब प्रोग्राम बनाना है। अब कल को किसी ने एलिगेशन लगा दिया, हम क्या करेंगे? तो आप अपने रिकॉर्ड्स में, अपनी ऑडिट फाइल में ये 3 चीजें रिकॉर्ड करके रखें, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ओवरऑल ऑडिट प्लान, सी ऑडिट स्ट्रेटेजी। ये सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अच्छा जब हम लोग आपको ये कहते हैं ना बेटा नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत लीस्ट चांसेस है। ऐसा कोई टॉपिक होता है ना जिस पर हमें लगता है क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, हम लोग उसको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कटवा देते हैं। आप निश्चिंत रहो, वो टॉपिक जो हमने काट दिया ना, हमने बोला ये मत पढ़ के जाना, बिंदास छोड़ के जाओ, खाली बैठे हो सो जाओ, लेकिन उस टॉपिक को मत पढ़ो, नहीं आएगा क्वेश्चन, बनता ही नहीं है। मतलब हमने कोई, हमारे पास कोई पेपर नहीं है ना, नीट का होता एग्जाम तो हमारे पास पेपर होता पहले से, पर सीए के पेपर हमारे पास नहीं होते। बट वो टॉपिक ऐसा होता है जिसपे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए ऐसा होता है कि उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन पाता। राइट, एक छोटी सी बात, तो डॉक्यूमेंटेशन में आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कल को हमने ये डॉक्यूमेंट नहीं करा तो हो सकता है कि आपके ऊपर ऐसे 300 के अकॉर्डिंग आपने कंप्लायंस नहीं करा, उसका चार्ज लगा, और ये प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर लाइक ये डॉक्यूमेंटेशन इज अ रेगुलर एक्सरसाइज, पता है ना हमने, अभी हमारा बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, डॉक्यूमेंटेशन की कोई लिमिट नहीं है। अगर उसको डॉक्यूमेंटेशन पे क्वेश्चन बनाना ही होगा तो वैसे 230 मिनट आके बनाएगा, यहां क्यों बनाएगा? सो बहुत लीस्ट चांसेस है कि क्वेश्चन आए। फिर भी एक बार आप पढ़ जाना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, टाइम कम बचे तो छोड़ देना। ठीक है, देखो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, स्ट्रेटेजी एंड प्लान, और इनमें कोई अगर चेंज आपने करा है ड्यूरिंग द ऑडिट, ऊपर वाला टॉपिक था भी हमारा ये चेंज, तो इनमें अगर आपने कोई चेंज करा है तो चेंज क्या करा और क्यों करा, रीजन। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये क्या होता है। अब इन्होंने यहां पे जबरदस्ती स्ट्रेटेजी का मीनिंग समझा दिया, जबकि कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, हमने पढ़ लिया ना, एक लाइन में लिखना था ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान एंड द रीजन ऑफ चेंज। ऐसा इनको सिंपल लिखना था और कुछ ज्यादा करना नहीं था, बट इन्होंने फालतू में स्ट्रेटेजी का मीनिंग यहां दोबारा बता दिया। व्हाट इज स्ट्रेटेजी? It's a record of key decisions considered necessary to properly plan the audit and to communicate significant matters to engagement team। Strategy मतलब आपने जो भी significant decisions during the audit लिए और जो भी significant matters आपने अपनी टीम को communicate करे, उसका रिकॉर्ड और स्ट्रेटेजी है। It serves as a record of proper planning of audit procedure that can be reviewed and approved prior to performance। ये audit plan होता है। Changes, it helps to explain why significant changes are made in strategy and plan finally adopted, and it also reflects appropriate response to changes occur during the audit। आपकी ऑडिट के दौरान कोई चेंजेस अगर हुए हैं तो उसका रीजन भी आपको बताता है, दैट्स इट। ठीक है, ये छोड़ दीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी, प्लान एंड changes in audit strategy and plan and their documentation। Like documentation is not important। अब हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑडिट प्रोग्राम एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। क्या है ऐसा ऑडिट प्रोग्राम में? असल में ऑडिट हाउ टू डू, राइट, ऑडिट हाउ टू डू, कैसे करना है। ठीक है, ऑडिट हाउ टू डू, कैसे हम लोग ऑडिट करेंगे, इसके लिए हमारे पास में क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, और आर्टिकल्स या हमारे टीम मेंबर्स के यही काम में आता है, ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पर ही
टीम मेंबर्स ऑडिट करते हैं, प्रोग्राम के बेसिस पर ही टीम मेंबर्स ऑडिट करते हैं, क्योंकि इसमें अगर देखें, अच्छा आप समझो जो आर्टिकल्स है, जो स्टाफ, उनको क्या लेना देना, आपने कितना बड़ा सैंपल लेना है, ये तो आप डिसाइड करोगे ना। आप टीम के हेड हो, आप एंगेजमेंट पार्टनर हो, तो आपको डिसाइड करना है कि हमें अपना ऑडिट जो प्लान है उसमें कितना सैंपल लेना है, क्या क्या चेक करना है, कितने दिनों में चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है, वो तो आपने डिसाइड कर लिया। स्टाफ या जो टीम है, उनको तो सीधा इंस्ट्रक्शन चाहिए कि भाई मिस्टर एक्स टीम का एक मेंबर है, वन ऑफ द आर्टिकल एक्स, उसको आपको बताना है कि उसको क्या चेक करना है, उसे कितना चेक करना है, उसमें चेक करने के लिए क्या क्या देखना है, उसे पूरा बताना पड़ेगा। कोई आइटम अगर आपने उसको दिया तो आपको बताना पड़ेगा उस आइटम को चेक करने के लिए उसको क्या क्या एग्जामिन करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड को कैसे देखना है, वो सब आप बताएंगे। यही प्रोग्राम होता है। और इसलिए बताएं हम प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, हम प्रोग्राम में एक लाइन लिखते हैं, इट्स अ डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट इज अ डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे नाम है, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेप्स टू बी अप्लाइड इन ऑडिट, ये भी लिख सकते हो आप। एक ही बात है, आप कुछ भी लिखिए, फर्क नहीं पड़ता। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब आर्टिकल्स को इंस्ट्रक्शन, कि भैया तुम्हें कौन सा काम करना है, कौन सा कब करना है, कैसे करना है, पहले कौन सा करोगे, बाद में कौन सा करोगे, ये सब चीज का हम आर्टिकल को इंस्ट्रक्शन देते हैं। हर चीज का हम आर्टिकल को इंस्ट्रक्शन, एक एक बात। और प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए बेटा कि आर्टिकल के चेहरे पे शिकन ना है। आपने कभी बचपन में स्कूल में प्ले करा होगा या किसी प्ले में पार्टिसिपेट करा होगा ना, तो उसमें क्या होता है, एक स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट है ना, वो देते हैं पहले बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए और उसी से रिहर्सल करते हैं। राइट, स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी पिक्चर में लोग शूटिंग करते हैं, एक्टर्स वगैरह होते हैं, टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, इन सब लोगों को पहले रिहर्सल करनी होती है। अभी रिहर्सल में क्या कर रहे होते हैं, रिहर्सल में इनके पास स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट इतनी डिटेल में होती है, इतनी डिटेल में होती है कि हर एक चीज, हर एक छोटी छोटी चीज स्क्रिप्ट में होती है। किस एक्टर को कौन सा डायलॉग बोलना है, डायलॉग के पूरे पूरा वर्ड्स लिखे होंगे, उसमें आपको कैसे एक्सप्रेशन देने हैं उसके बारे में भी लिखा होगा। आपके डायलॉग के पहले किसका डायलॉग होगा, आपके डायलॉग के बाद किसका डायलॉग होगा, आपको डायलॉग में पॉज कहां लेना है, ठीक है, यानी कौन से डायलॉग को बोलने के बाद आपको, कौन से डायलॉग को बोलने के बाद आपको पॉज लेना है, कितना पॉज लेना है, कितने सेकंड्स का पॉज लेना है, सब लिखा होता है। राइट, किस पे आपको एकदम ऐसा एस्केलेशन एक्सप्रेशन देना है, किस पर आपको क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेनेशन देना है, ये सब उसमें लिखा रहता है। तो स्क्रिप्ट इतनी गजब चीज होती है कि जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको खुद को ऐसा फील होने लगेगा कि मैं तो, मेरे सामने वो सारा हो रहा है। वो जो मूवी शूट होने वाली है या जो जो भी चीज शूट होने वाली है, जो प्ले होने वाला है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ के, माइंड ओवर सिर्फ पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके सामने हो रहा है। तभी तो ये एक्टर्स क्या करते हैं, उस स्क्रिप्ट को लेके अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं और उस स्क्रिप्ट को सुन सुन के प्रैक्टिस करते हैं, या सुन के मतलब पढ़ के, सुन के, जैसा भी है, कोई साथ में होता तो सुन के। तो वो फील कर रहे होते हैं कि वो उस कैरेक्टर में आ गए, ऐसा वो फील कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको एग्जैक्टली यही करना होता है, आपको एग्जैक्टली यही करना होता है ना। ऑडिटर को जब ऑडिट करेंगे तो जो वो जो प्रोग्राम है वो इतना डिटेल में बनाना है कि आर्टिकल को प्रोग्राम पढ़ के लगने लग जाए कि जब मैं ये एग्जामिन कर रहा हूँ तो मैं कैसे एग्जामिन कर रहा हूं, उसको ये पता चलना चाहिए। इतना डिटेल में ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम इतना डिटेल में बनाना है कि उसमें सारे वेरिफिकेशन स्टेप्स हो, सारे उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। देखो, हाउ टू डू ऑडिट, audit program is a detailed set of instruction or steps to be applied in audit of financial statement या in audit, इसको कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। देखो, ऑडिट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड and set out in such a way that interrelationship of step to other is clearly shown। अब ये अलग क्या लाइन है, ये तो मैं आपको बताता हूं, पहले तो आप ये पढ़ो। ऑडिट प्रोग्राम है क्या, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड। ऑडिट में जो आपको एग्जामिनेशन या वेरिफिकेशन स्टेप, वेरिफिकेशन मतलब वेरिफिकेशन का, रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन। सो इट्स अ डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेप्स टू बी अप्लाइड इन, यहां लिख देता हूं मैं, वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ
वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू बी अप्लाइड, ये देखो ये आ भी गया, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। ये वेरिफिकेशन जब हम रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करते हैं तो रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करते हैं, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करते हैं, उसमें कैसे करना है इतना डिटेल में होता है, हर एक छोटी छोटी बात इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इन ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, इन अदर सेड ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड plan of applying the audit procedure in the given circumstances with instruction for appropriate techniques to be adopted for accomplishing audit objective। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप इसको याद कीजिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है यार, सिंपल डेफिनेशन है ना। ऑडिट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और it is the verification steps to be applied for examining and verifying the audit, verification of examination and verification of various items of financial statement, simple, कोई इसके अंदर माथा पच्ची नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सी चीज, तो ध्यान में रखें। अब हमको पढ़ना है ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी बातें, जैसे सबसे पहले है फीचर्स, फिर बात करेंगे ऑडिट प्रोग्राम को बनाते समय क्या बातें ध्यान में रखें, फिर उसके बाद में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब सुन के अजीब सा लगता है ना, कि ऑडिट प्रोग्राम के भी डिसएडवांटेजेस होते होंगे, हाँ, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं होती बेटा जिसमें अच्छा हो और बुरा ना हो। अगर अच्छा है तो एकाध तो कुछ कमी या नेगेटिव पॉइंट होते ही, देखेंगे क्या है। पहले हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अच्छा, अब इसमें हर एक फीचर पे एक अलग क्वेश्चन आएगा, ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन पे कोई सवाल नहीं बन रहा, आप देख ही रहे कितना छोटा सा टॉपिक है, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन बना सके, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नीचे जितने भी टॉपिक्स हैं ये जिसमें फीचर्स हैं ऑडिट प्रोग्राम के, वो अपने आप में सफिशिएंट है एक पूरा 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए, इतना उसके अंदर जो है कंटेंट है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हम फीचर्स पढ़ते हैं कि करके, अब ये जो फीचर्स है ये अच्छे बुरे दोनों होते हैं, फीचर्स बोल रहे हैं ना, फीचर्स में तो गुड एंड बैड दोनों पॉइंट्स आते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, वो देखेंगे फटाफट से। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल टू ऑल बिजनेसेस, पहली बात, आप ये सोचो कि हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम बना के रख देते हैं, जब कभी भी किसी ऑडिट पे जाएंगे तो उस प्रोग्राम को उठाएंगे और उस प्रोग्राम के हिसाब से ऑडिट करना चालू कर देंगे, ऐसा आप प्लान करो। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना, ये नहीं हो सकता। देखो हर एंटिटी का साइज अलग होता है, हर एंटिटी का नेचर अलग होता है, हर एंटिटी में जो रिकॉर्ड्स हैं वो अलग होता है, बिजनेस अलग है उस एंटिटी का, तो एक कॉमन ऑडिट प्रोग्राम नहीं हो सकता। दो मैं इसमें एक बात ये बोलता हूं कि एक चीज है, हर एंटिटी में क्या होता है 40% 50% आइटम ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरी दुनिया में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक भी डालता हूं, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर, डेटर, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन टेकन, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी, इन्हें चेक करने का तरीका लगभग पूरी दुनिया में आप किसी भी एंटिटी की ऑडिट कीजिए सब में सेम रहे। इसी तरीके से अगर हम खर्चे इनकम में बात करें, खासतौर पर एक्सपेंडिचर, सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस एंड ऑल, ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको चेक करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो पूरी दुनिया में बेटा सेम ही होता है, वो अलग अलग नहीं हो सकता, राइट। तो इस तरह के जो आइटम्स है उन्हें एग्जामिन करने के लिए आप एक कॉमन ऑडिट प्रोग्राम बना के रख सकते हैं, लेकिन उसको यूज जब आप किसी एंटिटी की ऑडिट पे जाएं, उस एंटिटी की ऑडिट करते समय उसके लिए जब आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आप इसे यूज कर सकते हो, वो प्रोग्राम बनाते समय आप ये यूज कर सकते हो, अलाउड है, कोई खास बड़ी बात नहीं। लेकिन आप सोचो यही प्रोग्राम बनाकर हम ऑडिट कर ले, एक स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, क्योंकि हर एंटिटी का साइज अलग, उसका नेचर अलग, उसका बिजनेस अलग, इंटरनल कंट्रोल, हर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल अलग होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉमन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट पॉसिबल। However, there could be certain items for which you could have a common audit program throughout the audit. देखो, business vary in size, business vary in nature, size, composition. Work which is suitable to one business may not be suitable to other, बिल्कुल सही बात है। Efficiency in operation of internal controls may differ. And the nature of services to be rendered, ना ये तो अलग पॉइंट है, नेचर ऑफ सर्विस तो सेम ही है ना ऑडिट, वो कोई खास बात नहीं है ना। टू बी रेंडर्ड बाय, हाँ ये लिखा होता है नेचर ऑफ सर्विस टू बी रेंडर्ड बाय एंटिटी टू देयर क्लाइंट, वो अलग अलग होती है वो मान लेते, पर यहाँ नेचर ऑफ सर्विस तो कॉमन ही है, बट ऊपर के 3 पॉइंट तो ठीक है ना।
हर एंटिटी का नेचर साइज अलग होगा, उसका इंटरनल कंट्रोल अलग होगा, उस एंटिटी का बिजनेस कॉमन अलग अलग हो सकता है. सो इन दैट केस it is become necessary to specify in detail the program, the nature of the work to be done, so that no time will be wasted on the matters not pertinent to engagement. अब ऐसे केस में चूंकि हम जानते हैं कि अलग अलग होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होगा, ऐसे केस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने ऑडिट प्रोग्राम को जब बनाए तो उस एंटिटी का स्पेसिफिक बनाए और उसमें वही काम करने के लिए डालें. नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, उस एंटिटी में क्या नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म करना है, उस एंटिटी में एग्जैक्टली क्या काम करना है, ठीक है ना. नेचर ऑफ वर्क टू बी डन या नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, मतलब उस एंटिटी में क्या काम करना है, ये आपको प्रोग्राम में लिखना है. इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि उस एंटिटी के लिए जो रेलेवेंट ऑडिट के स्टेप्स है आप खाली वही एग्जामिन करोगे. उस एंटिटी के जो रेलेवेंट ऑडिट स्टेप्स है, बेकार में टाइम खराब नहीं होगा. पता चला आपने कॉमन ऑडिट प्रोग्राम उठा लिया, अब ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स है जो एंटिटी के ऑडिट में फिट ही नहीं बैठते, आप उन्हें भी चेक कर रहे हैं, वो स्टेप्स एंटिटी के ऑडिट में फिट नहीं बैठ रहे, कहीं पे भी लॉजिक नहीं निकल रहा है, बट फिर भी आप उसको लगा रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है. अगर स्पेसिफिक होता प्रोग्राम, सिर्फ वही बातें लिखी होती जो एंटिटी में आपको लगानी, तो सोचो कितना अच्छा होता. सो एन ऑडिटर shall make an audit program specifying the particular steps to be applied in audit of a particular entity, so that we do not apply those steps which are not relevant to that audit. ठीक है. नेक्स्ट, असिस्टेंट्स टू कीप एन ओपन माइंड. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो आगे डिसएडवांटेज में आएगा, उसी को कर्व आउट करने के लिए पॉइंट बनाया. देखो क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम है, जिस कभी अगर आप किसी भी व्यक्ति को जितनी ज्यादा सहूलियत दे दोगे, जितना आप उसको इजी कर दोगे ना, वो उतना ही हैंडीकैप हो जाएगा. एक बड़ा सिंपल सा नॉर्म होता है, यदि किसी भी व्यक्ति को आपने बहुत लिबर्टी दे दी, किसी भी व्यक्ति को अगर आपने बहुत रिलैक्स कर दिया, किसी भी व्यक्ति को अगर आपने बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दे दिया, तो ये कंफर्म है कि वो पर्सन 110% वो हैंडीकैप हो जाएगा. हैंडीकैप इन द सेंस वो अपना दिमाग लगाना ही बंद कर देगा. उस बंदे ने अपना दिमाग लगाना बंद ही कर देना है, ये तय है. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. उस बंदे के से आप ये उम्मीद ही मत करो कि वो बंदा काम कर पाएगा. राइट, ये हो ही नहीं सकता. तो इसीलिए आपको यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि हम अपने ऑडिटर अपने आर्टिकल्स को प्रोग्राम दें. बहुत अच्छी बात है, आप अपने आर्टिकल्स को प्रोग्राम दीजिए, कोई इशू नहीं. उनको आपने प्रोग्राम दिया, लेकिन उनको बोलो दैट दे शुड कीप देयर माइंड ओपन. दे शुड कीप देयर माइंड ओपन इन द सेंस कि वो लोग जिस समय ऑडिट करें, उस समय जो जो एरियाज हमारे प्रोग्राम में कवर्ड है उनको तो लेना ही है, बट वो लोग अपना दिमाग ओपन रखें कि अगर उनके सामने कोई चीज ऐसी आए जिसके बारे में प्रोग्राम में कुछ नहीं लिखा हुआ है, दे शुड चेंज द प्रोग्राम. और अगर वो खुद ना भी करें, मतलब उनको आप ये तो परमिट मत करो कि वो खुद ही प्रोग्राम में चेंज कर ले, क्योंकि आर्टिकल हो सकता है कुछ गलत चेंज कर ले आप, लेकिन उनको ये तो बोलो कि यार अपना दिमाग ओपन रखो, मतलब आप नजर रखो, उन सब चीजों पे नजर रखो जो चीजें आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं. तो इमीडिएटली आप अपनी फर्म के जो सीनियर पहले तो अपने एंगेजमेंट पार्टनर को बताओ, फर्म के सीनियर पार्टनर्स को आप इन्फॉर्म करो, सो दैट दोस पीपल कैन एक्चुअली change the audit program if needed. They can actually change the audit program if needed. अगर जरूरत पड़े तो वो ऑडिट प्रोग्राम में चेंज कर सके, तो उनको बताओ, अपने आर्टिकल को बोलो, आर्टिकल को इस बात के लिए एनकरेज करो, मोटिवेट करो कि बेटा ये प्रोग्राम लेके इस प्रोग्राम के भरोसे ऑडिट करने मत लग जाना. ये प्रोग्राम तो है ही, बट ऑलवेज टेक केयर ऑफ दो सिचुएशंस. लाइक दो बातें मैं बोल रहा हूं, जो सिचुएशंस या जो लाइक चीजें ऑडिट प्रोग्राम में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, ऐसा आर्टिकल को लग रहा है, क्योंकि वो काम कर रहा है. जो बंदा काम कर रहा होता है उसको फैक्ट्स पता होते हैं. सेकंड, जो चीजें प्रोग्राम में है लेकिन ऑडिट करने के दौरान हमें लगा कि यार ये चीज तो प्रोग्राम में नहीं होती तो भी चलता, देन इमीडिएटली इन्फॉर्म द सेम टू लाइक आपके जो भी प्रिंसिपल है उन्हें, या जो फर्म के अदर पार्टनर्स है उनको आपको इन्फॉर्म करना चाहिए. राइट. सी, ऑडिटर शुड फ्रेम अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड मिनिमम एसेंशियल वर्क विच मे बी टर्म्ड एज स्टैंडर्ड प्रोग्राम. आप अपने प्रोग्राम में उतनी चीजें डालो जितना कि मिनिमम रिक्वायर्ड है कि भैया ये तो तुम्हें करना ही करना है. इतना तो उनको बताओ कि भाई ये तो कॉमन है. राइट. ऐसे बिल्कुल हम लोग उनको ब्लैंक भी नहीं भेजेंगे, ऐसे भी नहीं करना. तो उनको हम लोग ब्लैंक नहीं भेजने वाले, उनको हम बता के भेजेंगे कि भाई तुम्हें ये काम तो करना है बिगनिंग करने के लिए. राइट.
एज एक्सपीरियंस गेन बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क। बेटा यह एक्सपीरियंस का मतलब उस एंटिटी के ऑडिट करने के दौरान जो ये वो वाला एक्सपीरियंस, लंबा वाला एक्सपीरियंस जो होता है ना, लॉन्ग टर्म में जो मिलेगा वो नहीं बोल रहे। उस एंटिटी के ऑडिट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, प्रोग्राम में बी ऑल्टर्ड टू टेक केयर ऑफ सिचुएशन विच आर लेफ्ट आउट ओरिजिनली। जो सिचुएशन ओरिजिनली आपने प्रोग्राम में कवर नहीं की थी उनको इंक्लूड करो, ठीक है ना, बट फाउंड रेलेवेंट फॉर द पर्टिकुलर कंसर्न। शुरू में प्रोग्राम में नहीं थी, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, वर्क ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर नाउ फाउंड अननेसेसरी और रेलेवेंट। दो बातें हो गई ना। प्रोग्राम में बी ऑल्टर्ड, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ सिचुएशन, पहला विच आर लेफ्ट आउट ओरिजिनली एंड फाउंड रेलेवेंट फॉर पर्टिकुलर कंसर्न। सेकेंड, ओरिजिनली प्रोवाइडेड बट फाउंड अननेसेसरी और इररिलेवेंट। इट में भी उनको आपको अपने प्रोग्राम से हटा देना है। दोनों बातें, तो आर्टिकल को लिबर्टी दो, वो आकर आपसे डिस्कस कर सके। देखो, असिस्टेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द नोटिस ऑफ सीनियर और पार्टनर्स और प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म, राइट, एंगेज फॉर डूइंग ऑडिट। तो आप अपने फर्म को, अपने सीनियर पार्टनर्स को, अपनी टीम के हेड को, उनको इसके बारे में आप बताएं, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और भी बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या आता है? तीसरा पॉइंट आता है पीरियडिक रिव्यू। पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम का मतलब ऑडिटर को अपने प्रोग्राम को पीरियडिकली, पीरियडिकली का यहां पर मतलब है बेटा ड्यूरिंग द ऑडिट। पीरियडिकली मतलब सालों में एक बार नहीं। हमने अभी तो कहा ना, ऑडिट प्रोग्राम हर एंटिटी का अलग अलग बनेगा, कॉमन ऑडिट प्रोग्राम तो बनता नहीं, सबका ऑडिट प्रोग्राम अलग अलग बनता है। तो जब ऑडिट का प्रोग्राम आपने बना लिया और आपने ऑडिट करना चालू कर दिया, तो जैसे जैसे ऑडिट होने में एक दो दिन नहीं लगते, एक दो महीने लगते हैं, 2.5 महीने लग सकते हैं ना सर, टाइम लगता है ऑडिट करने में। एक दिन में या 2 दिन में ऑडिट नहीं होती है ना, ये तो हम जानते हैं। तो ऐसे में ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम को क्या करते रहना चाहिए? रिव्यू रिवाइज करते रहना चाहिए। देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू असेस। अब इसके अंदर फालतू बातें मिलेंगी आपको, बात बहुत छोटी सी थी, क्योंकि हमने ऊपर एक चीज पढ़ा था, ड्यूरिंग द ऑडिट कोई अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंस आ सकती है, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिल सकती है जो इंफॉर्मेशन शुरू में भी थी, अभी भी है, लेकिन दोनों डिफर कर रही है। या हो सकता है आपको कोई लाइक इंफॉर्मेशन में चेंज मिले, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में आपको अपने प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। तो हमें कंटिन्यूसली अपने प्रोग्राम को रिव्यू या रिवाइज करना ही चाहिए। बहुत छोटी सी बात है। अब इन्होंने ये सब बातें नहीं लिखी जो काम की, फालतू बातें। ऑडिटर पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, it is required because to assess whether same continue to be adequate. Unless this is done, audit work may be carried out on the basis of obsolete program, and for this negligence whole audit may be held negligently and auditor may face legal। ये तो फालतू बातें लिख दी कि अगर आपने अपने ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू नहीं करा तो हो सकता है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम तो पुराना हो गया ना, मतलब लाइक 10 दिन बाद अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आपको मिली, कोई नई सर्कमस्टेंस आई और आप पुराने प्रोग्राम के बेसिस पे ऑडिट कर रहे हो, हम क्या बोलेंगे इसको? ऑब्सोलीट ऑडिट प्रोग्राम। आप पुराने ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पे ही ऑडिट कर रहे हो, तो एक्चुअली ऑब्सोलीट ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पर आपने ऑडिट करा, योर होल ऑडिट लाइक कंडक्टेड नेग्लिजेंटली। इसका यह मतलब निकलेगा कि आपने अपनी ऑडिट सही तरीके से नहीं करी, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। नीचे ये वाला छोड़ दीजिए, कुछ काम का नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। सो दिस वाज लाइक फीचर्स ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। ये सारे फीचर्स आपको लगाने हैं, इन फीचर्स को लगाकर हम ऑडिट करेंगे। अभी हमारे पास में इसके बाद रहेगा ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाना है, तो अगली क्लास में इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे दैट हाउ वी शुड डू द ऑडिट और हाउ वी शुड मेक द ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। आज के लिए बस यही रुकते हैं। थैंक यू।